नमस्कार दोस्तों। आज हम व्याकरण का पहला टॉपिक है वर्ण विचार, उस पर अध्ययन करेंगे, जिसमें हम व्याकरण का पूरा अर्थ जानेंगे। वी का अर्थ रहित विशेष में होता है और आ का अर्थ होता है तक। करण का अर्थ होता है करने वाला, जिसमें वी आ दोनों उपसर्ग हैं और करण है मूल शब्द। और व्याकरण का अर्थ होता है सुंदरता प्रकट करना। और व्याकरण का कार्य होता है शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और उच्चारण करना। और व्याकरण के अंग 3 होते हैं, या इकाई कह दो। पहला अंग है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। अर्थ के आधार पर व्याकरण के 2 अंग होते हैं, पहला है शब्द और दूसरा है वाक्य। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन है, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो हम कहेंगे ध्वनि। वर्ण के बारे में जानेंगे, जैसे कि एक शब्द है कमला। इसको हम विग्रह करेंगे, जैसे क जो स्वर रहित हैं, अ म स्वर रहित हैं, अ ल स्वर रहित हैं और आ। इन शब्दों से मिलकर बनता है कमला। वर्ण को अक्षर कहा जा सकता है, लेकिन अक्षर को वर्ण नहीं कहा जा सकता है। हिंदी व्याकरण का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला है वर्ण विचार। इसमें वर्णों की आकृति और उच्चारण वर्गीकरण से संबंधित नियम आते हैं। दूसरा है शब्द विचार, जिसमें शब्दों की रचना व बनावट आती है और वर्तनी से संबंधित आता है इसमें। तीसरा है वाक्य विचार, इसमें वाक्य विन्यास और वाक्य का निर्माण किया जाता है। चौथा है छंद विचार, इसमें छंद के स्वरूप आते हैं और रस, भाव और अलंकार आदि से संबंधित नियम इसमें आते हैं। पांचवा है चिन्ह विचार, जिसमें विभिन्न चिन्हों की आकृति और प्रयोग से संबंधित नियम आएंगे। जिसमें पहला है वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती हैं। जैसे काम एक शब्द है जो 2 वर्णों से मिलकर बना है, का और म, जिसमें का को हम अक्षर कह सकते हैं और स्वर्ग रहित क को हम वर्ण कह सकते हैं। वर्ण का अर्थ वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कह सकते हैं। अक्सर यदि किसी शब्द की ध्वनियों को परिवर्तित किए बिना उसे कुछ छोटे शब्दांशों में विभक्त कर दिया जाता है, उसे हम अक्सर कह सकते हैं। शब्दांश का हम विग्रह करेंगे तो शब्द प्लस अंश बराबर शब्दांश। जैसे कमला, जिसमें 3 वर्ण हैं, जिसे हम क को अक्षर कह सकते हैं, म को अक्षर कह सकते हैं और ला को भी अक्षर कह सकते हैं। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है।
भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है उसे हम शब्द कहते हैं। किसी भी शब्द का अर्थ जरूर निकलता है। सार्थक का जो विग्रह है वो देख लें। स प्लस अर्थ प्लस अक। स तो उपसर्ग हो गया, अर्थ मूल शब्द हो गया, अक प्रत्यय हो गया। भाषा की सबसे पूर्णतः सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। पूरा वाक्य का एक अर्थ निकलता उसे हम भाषा की सबसे छोटी पूर्णतः सार्थक इकाई कह सकते हैं। अब है वर्णमाला। वर्णमाला के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे रमेश एक शब्द है जिसका हम विग्रह देख सकते हैं। जैसे र प्लस अ प्लस म प्लस ए प्लस स प्लस अ, ये इसका विग्रह है। वर्ण सबसे लघुतम इकाई है और माला एक समूह या पंक्ति के रूप में कह सकते हैं। वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है, जिसमें पहला है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण का जो विग्रह करेंगे हम, उत प्लस चारण, ये व्यंजन संधि का शब्द है, जिसमें संस्कृत में देखेंगे तो उदा उसके जैसा होता है। इसकी संख्या होती है 45। इसमें स्वर होते हैं 10 और व्यंजन होते हैं 35। दूसरा है लेखन के आधार पर, जिसमें कुल 52 वर्ण होते हैं और इसमें स्वर्ण होते हैं 13 स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं 35 और संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। कुल मिला के 52 वर्ण होते हैं। वर्णों का विभाजन या वर्गीकरण। पहला है स्वर्ण वर्ण, स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में मात्राएं उच्चारण काल में लगा समय और इसमें स्वरों की संख्या होती है 11। अ आ ई उ री ए आई ओ औ। इसमें दो आगे भी होते हैं, उसे अयोगवा वर्ण कहते हैं, अंग और अह। अयोगवा का जो विग्रह है देख लो आप। अ का मतलब नहीं, योग का मतलब है निर्माण और वाह का अर्थ है ध्वनि या अर्थ। मात्राएं संकेत चिन्ह होते हैं। अनुस्वार का प्रयोग केवल स्वर के साथ ही किया जाता है और ड केवल एक वर्ण के साथ प्रयोग, क वर्ग का पंचम वर्ण। ड और ढ उत्सित व्यंजन कहते हैं इसे। केवल दो वर्णों के साथ ही प्रयोग होता है। जो ड के नीचे ये बिंदु है और ड के नीचे ये दो वर्णों के साथ ही प्रयोग किया जाता है। क ख ज फ, इन पांचों वर्णों के नीचे जो नुक्ता चिन्ह लगा हुआ ये विदेशी भाषा के शब्द हैं, वर्ण है। केवल 5 वर्णों के साथ प्रयोग होता है। अब है स्वर। स्वर की परिभाषा, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठी हुई वायु निर्बाध गति से बिना घर्षण के मुख्य विवर से बाहर निकल जाती हैं, उसे हम स्वर कह सकते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। हिंदी के स्वर और मात्राएं। स्वर अ आ ई उ री ए आई ओ औ, ये 11 स्वर होते हैं, जिसमें अ की कोई मात्रा नहीं होती है, वो अदृश्य मात्रक स्वर होता है, जिसमें पीछे वाले सभी स्वरों में
मात्राएं होती हैं, जो मात्राएं केवल 10 ही हैं। हिंदी भाषा में स्वर 11 होता है और मात्राएं 10 होती हैं। अस्वर की उत्पत्ति ब्रह्मा की नाभि से माना जाता है। री का दीर्घ रूप ये देखो आप ऐसे हैं संस्कृत भाषा में। एक आगत स्वर है जिसका प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों में किया जाता है, वो है ओ। हम इसे ओ बोलते हैं। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ऑक्सीजन, इन इंग्लिश वर्ड में ही इनका प्रयोग किया जाता है। स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण काल के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन हम हिंदी में इन दो प्रकार ही देखेंगे उच्चारण के आधार पर। पहला है ह्रस्व स्वर। इनके उच्चारण में समय कम लगता है। ह्रस्व स्वर का उपनाम लघु स्वर, मूल स्वर, शुद्ध स्वर और इन्हें एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती हैं, अ, ई, ओ और री। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगुना समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों के उपनाम गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर और इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संधि स्वर, जो सजातीय ह्रस्व स्वरों के योग से बने हों, जैसे आ, ई, ओ। दूसरा है संयुक्त स्वर, जो 2 विजातीय स्वरों के योग से बने हों, जैसे ए बराबर अ प्लस ई, इसका बनता है ए, और आई बनता है अ प्लस ए से या आ प्लस ए से, बड़ा ए। ओ बनता है अ प्लस ऊ से और औ बनता है अ प्लस ओ या आ प्लस औ। ए ओ को शुद्ध स्वर माना जाता है, ए ओ को नहीं, क्योंकि इन्हें अपभ्रंश स्वरों के बाद विकसित किया गया है। सजातीय जिन स्वरों की बनावट समान हो उसे सजातीय स्वर कहते हैं, और विजातीय जिन स्वरों की बनावट अलग अलग हो उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। अब तीसरा है प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग संस्कृत भाषा में अधिक किया जाता है, जैसे श्लोक है, मंत्र है कोई। प्लुत स्वर का प्रयोग दूर के व्यक्ति को बुलाने के लिए भी किया जाता है, और जैसे ओम, अरे। प्लुत स्वर का उपनाम है त्रिमात्रिक स्वर। ये इम्पोर्टेंट है। अब है जीवा की सक्रियता के आधार पर 3 भागों में अग्र, मध्य और पश्च ये जीव हैं। इसमें अब देख लो आगे का भाग, मध्य का भाग और पीछे का भाग। पहला है अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा के आगे का भाग सक्रिय रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा के आगे का भाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, आई और री, ये 5 स्वर हैं जो अग्र स्वर कहे जाते हैं। दूसरा है मध्य स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में
जीवा का मध्य भाग सक्रिय रहता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर एक ही होता है, वह है अ। तीसरा है पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है वे पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, उ, बड़ा ओ, औ और ओ, जिसे हम आगत स्वर कहते हैं, जिसका प्रयोग इंग्लिश वर्ड में किया जाता है। अब तीसरा है मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है समवृत्त स्वर, दूसरा है अर्ध समवृत्त स्वर, तीसरा है विवृत्त स्वर और चौथा है अर्ध विवृत्त स्वर। इसमें पहला है समवृत्त स्वर, इसका अर्थ होता है बंद। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख प्राय बंद सा रहे उन्हें समवृत्त स्वर कहते हैं। जैसे ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और री। समवृत्त स्वर में 5 ही स्वर आते हैं। अब है दूसरा अर्ध समवृत्त स्वर, इसका अर्थ होता है आधा बंद। अर्ध समवृत्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद व आधा खुला रहे उसे हम अर्ध समवृत्त स्वर कहते हैं। इसमें 2 स्वर हैं, ए और ओ। अब तीसरा है विवृत्त स्वर, जिसका अर्थ है खुलना। वी प्लस वृत्त, वी का मतलब नहीं और वृत्त का मतलब बंद या गोल। विवृत्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है, जैसे आ, इसमें एक ही स्वर आता है विवृत्त स्वर में। अब चौथा है अर्धविवृत्त स्वर, इसका अर्थ होता है आधा मुख खुला हो। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा मुख खुले व अर्धविवृत्त स्वर कहलाता है। जैसे अ, ए, औ और ओ भी होता है, इसमें प्लुत स्वर है जो। अब ये एक ट्रिक है मेरे बनाई हुई, ये आप पूरी याद कर लेना, इसमें सब आ जाएंगे। जैसे समवृत्त स्वर है, अर्ध समवृत्त हैं, अर्धविवृत्त हैं और विवृत्त। ये एक बार सारणी बना लेना आप। अब चौथा है उच्चारण के स्थान के आधार पर। स्वर कंठ्य अ और आ, ये कंठी स्वर कहलाते हैं। और तालव्य स्वर ई और बड़ी ई, ये तालव्य स्वर कहलाते हैं। ओष्ठी स्वर ऊ और बड़ा ऊ, और मूर्धन्य स्वर एक ही होता है और ये होता है। कंठ तालव्य को जोड़कर बनाए तो ए आई बनता है। और कंठी स्वर हैं ओ और औ, जो 2-2 स्वरों से बनते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है, जिससे संयुक्त रूप से 6 भागों में भी बांटा गया है। अंग और अह, ये 2 अयोगवा वर्ण कहलाते हैं। इनकी गणना न तो स्वरों में होती है और न ही व्यंजन में होती है, ये ध्यान रख लेना आप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं है। अनुनासिक, मुख प्लस नाक से स्वरों का उच्चारण होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे ओ और ओ, इसमें बिंदी आती है अनुनासिक में, जो नाक से ध्वनि निकलती हैं। अब है निनुनासिक, निर प्लस अनुनासिक, आ ई ओ, इसमें 3 स्वर आते हैं। स्वरों का उच्चारण मुख से होता है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं, ये ध्यान रखना। सघोष का मतलब होता है कंपन।
अब हम व्यंजन का अध्ययन करेंगे। वी प्लस अंजन, वी उपसर्ग है और अंजन मूल शब्द है, इसमें यण संधि है। व्यंजन का अर्थ होता है वर्णमाला या पकवान। व्यंजन स्वर पर आधारित होते हैं। व्यंजन स्वर के साथ मिलकर अक्षर का निर्माण करते हैं। जैसे कमल, ये व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। कमल में 3 अक्षर ही होते हैं। व्यंजनों को बोलते समय प्राणवायु बाधित होती हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख विवर के उच्चारण अवयवों से बाधित होकर बाहर निकले, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये इनकी परिभाषा है। मूल व्यंजन 33 होते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण अस्वर से होता है। मुख्य रूप से व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसमें पहला है स्पर्श व्यंजन। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कंठीय, तालव्य, मूर्धन्य, दंतीय, ओष्ठ हो, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। 5 वर्ग है इसमें, क, च, ट, त, प। इन 5 वर्गों का 5-5 व्यंजन है। कुल मिला के 25 व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन कहे तो 25 व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, वे व्यंजन जिनका उच्चारण न तो स्वरों की तरह और न ही व्यंजनों की तरह होता है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। सही क्रमांक यही है, य, व, र, ल। संस्कृत में भी यही है। य, व को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अब है ऊष्म व्यंजन। वे व्यंजन ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय घर्षण के साथ गर्म वायु निकले, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे इनकी संख्या होती है 4। तीनों सकार होते हैं, स, स, स और एक ह। इन चारों का उच्चारण स्थान है, स का है शंकर वाला तालव्य, स से षटकोण वाला मूर्धन्य, स से षटक वाला दंतीय और ह है कंठीय। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। इसमें पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर। मूल व्यंजन 33 होते हैं। स्पर्श व्यंजन पूरे 25 होते हैं, जिसमें क, ख, ग, घ, ड़ ये कंठीय होते हैं और ह भी है जो कंठीय होता है। च, छ, ज, ज, य ये तालव्य होते हैं और य और स ये भी तालव्य होते हैं। ट वर्ग ट, ठ, ड, ट, ण मूर्धन्य होते हैं और र और स षटकोण वाला ये भी मूर्धन्य होता है। त, थ, द, द, न ये दंतीय होते हैं। ल और स षटक वाले ये भी दंतीय। प, फ, ब, भ, म ये ओष्ठ्य होते हैं और वह भी ओष्ठ्य में गिना जाता है। य, र, ल, व और स, स, ह। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है और स, स, ह ऊष्म व्यंजन है। अब है नासिक्य वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिक्य वर्ण कहलाता है। नासिक्य वर्ण मुख प्लस नाक से उच्चारण किया जाता है। इसकी संख्या 5 होती हैं, जैसे ड़, या, ण, न और म। ये 5 नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। अब है दंतोष्ठी व्यंजन। दंत प्लस ओष्ठी से उच्चारण होता है। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय नीचे का होंठ ऊपर वाले दांतों से स्पर्श करते हैं, वे 2 होते हैं,
फ और फ। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय नीचे का होंठ ऊपर वाले दांतों से स्पर्श करते हैं उन्हें दंतोष्ठीय व्यंजन भी कहते हैं। अब है काकल्य ध्वनि। वे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ के नीचे काकल स्थान से होता है उन्हें हम काकल्य ध्वनि कहते हैं। जैसे ह है और एक विसर्ग है, विसर्ग भी ह के तरह ही बोला जाता है। अब है वत्स्य ध्वनि। ऊपर के दांत तथा मसूड़ों के संधि स्थल से थोड़ा ऊपर का भाग वत्स्य कहलाता है। जैसे न, स, र, ल, ज, मतलब इसमें 5 होते हैं, एक इसमें मिस हो गया। न, स, ज, र, ल, इसमें 5 है, ये आप देख लेना। अब है दूसरा प्रकार प्रयत्न के आधार पर। परिभाषा: वर्गों के उच्चारण के समय मुख के द्वारा किया जाने वाला यत्न प्रयत्न कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर प्रयत्न वर्णों के उच्चारण के समय प्रारंभ में जो प्रयत्न किया जाता है उन्हें हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। इसमें क है स्पर्श व्यंजन, ये आभ्यंतर प्रयत्न में आते हैं। जो 25 है क से म तक स्पर्श व्यंजन। दूसरे आते हैं स्पर्शी व्यंजन। श्वास या जीवा, श्वास का जीवा या ओष्ठ से स्पर्श हो उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे वर्ग क, ट, त, प, इसकी संख्या 20 होती है। स्पर्शी व्यंजन, इसकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कुछ घर्षण के साथ श्वास वायु बाहर निकले उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, च, छ, ज, ज। स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 ही होते हैं। अब है नासिकीय व्यंजन। श्वास मुख व नाक दोनों से बाहर निकले उसे नासिकीय व्यंजन कहते हैं। जो 5 होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण ण, य, ण, न और म। अब है लुंठित व्यंजन, इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय वायु जीवा के ऊपर से लुढ़कती हुई बाहर निकले उन्हें हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। लुंठित व्यंजन एक ही होता है, वो है र। अब है पार्श्विक व्यंजन। जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय वायु जीवा के पास मतलब जीवा के आसपास से निकल जाए उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और पार्श्विक व्यंजन एक ही होता है, वो है ल। अब है संघर्षी व्यंजन और ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं इसे। इसकी संख्या होती है 4, वो हैं स से शंकर वाला, स से षटकोण, स से सड़क और ह से हल वाला। ये 4 शब्द हैं, इसमें 4 वर्ण हैं। अब है संघर्षहीन व्यंजन। जीवा बिना संघर्ष के बिना संघर्ष से जो वर्ण निकलते हैं उसे हम संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। जैसे यह और वह, इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट कर लेना, इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अब है उत्क्षिप्त व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा उलटकर श्वास वायु को बाहर फेंकती है उसे हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन को उपनाम द्विस्पष्ट व्यंजन, द्विगुणी व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन और फेंके हुए व्यंजन भी कहते हैं। जो 2 होते हैं, जैसे ड और ड, जिसके नीचे बिंदी होती है, वही है उत्क्षिप्त व्यंजन। पंचम वर्ण के बाद तुरंत बाद उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है।
ये आप नोट कर लेना। पंचम वर्ण के बाद कभी भी ड और ढ का प्रयोग नहीं किया जाता। अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयोग किया जाए तो वहाँ उचित व्यंजन नहीं होता है। अब है शब्दों का क्रम। मुख्य बात है, सबसे पहले स्वरों का स्थान निर्धारित है 11 स्वर। यदि स्वर के साथ अनुस्वार लगा है तो इनका प्रथम स्थान होता है। स्वरों से पहले यदि अनुस्वार लगा है तो स्वरों से पहले उनका स्थान आएगा। जैसे अ, यह है चंद्र बिंदु वाला, और अह, ये तीनों वर्ण हैं जो स्वरों से पहले आते हैं। उसके बाद में 11 स्वर आएंगे, अ आ ई उ। ठीक है। अब व्यंजनों का क्रम आएगा इसके बाद में। क के बाद में अक्ष आएगा जो स्वर रहित क और स्वर रहित स से षटकोण वाला से मिलकर बनता है। क अक्ष ख ग ग ड़, च छ ज, और यहाँ पे ज्ञ आएगा जिसे हम ज्ञ सही तो ज्ञ है इसका उच्चारण, और ज से झंडा वाला, और यहाँ ट ठ ड ड न। यहाँ पे ड और ड है, यहाँ पे वो आएंगे द्विगुणी व्यंजन है जो इनके बाद में। उसके बाद में त त्र थ द ध न। त के बाद में त्र आएगा उच्चारण स्थान के आधार पर। प फ ब भ म, य र ल व, और स से शंकर वाले के बाद में स्र आएगा। फिर आएगा स और ह। ये नीचे वाले शब्दों को ध्यान रखना, किसके बाद में कौन सा वर्ण आए शब्दों के क्रम में सही होगा। कक्षा या क्षत्रिय में से प्रथम स्थान कौन सा आएगा, इसका हम इन शब्दों का जब हम वर्ण विश्लेषण करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कौन सा शब्द पहले आएगा। इसमें कक्षा का है क, अ प्लस क प्लस स प्लस आ। नीचे भी इसका क्षत्रिय का भी हम ऐसे करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रथम स्थान पर कौन सा आएगा। शब्दकोश में हमने ऊपर देख लिया है कि भाई कौन सा वर्ण कब आएगा। सबसे पहले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, इसका भी हम विश्लेषण करके देख लेते हैं। आप देख लेना, ये आपको पता चल जाएगा कौन सा शब्द पहले आएगा। इसमें भी प्रथम स्थान किसका है वो आप विश्लेषण करके देख लेना। ठीक है। और ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें 4 शब्द दिए हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आता है। इसमें पहला राइट है उरीण, ऋषि, कृष्ण और ज्ञान। इस सब का आप वर्ण विश्लेषण करोगे तो यही पहला आएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद।